वीडियो लेक्चर में हम सब देखेंगे कि क्लास 7th का जो यूपीएससी बीपीएससी के लिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीडिंग का क्लास चल रहा है बाबू, वो हमने प्रॉपर तरीके से आपको अपलोड किया जा रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से। अब तक हमने 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश भी करेंगे, है ना। तो और देखिए इसी चैनल पे जो कि है 9th क्लास और 10th क्लास की गणित और विज्ञान की क्लास चल रही है, वो भी अपलोड हो रहा है धीरे धीरे कर करके। अभी गणित की अपलोड हो रहा है वीडियो, फिर देखेंगे जैसा रिस्पांस रहेगा आपको साइंस की वीडियो जाएगा। और ये सारे के सारे बिल्कुल फ्री है। और ये मैं बता रहा हूँ कि कभी भी आपको ये पेड कोर्स नहीं चलेगा। जब तक मैं कह दूंगा जब तक ये चलेगा। मैं वादा करता हूँ कभी ये आपको पेड कोर्स नहीं चलेगा, जीवन में भी नहीं चलेगा। ये सब दिन फ्री चलेगा तो फ्री चलेगा। आपका सिर्फ यही है कि वीडियो से लाभ मिले तो आप देखें और अपने भाई बहन के साथ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। 10वीं का भी जो इस बार 2027 में एग्ज़ाम देंगे उसके ऑब्जेक्टिव सेशन और सब्जेक्टिव सेशन वीवीआई वाला सेशन भी आपके बीच लाने जा रहे हैं। ओके, चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं मुन्ना। तो चैप्टर का नाम है जंतु और पादपों में परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन का साफ साफ अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को, व्यक्तियों को, यानी जिसकी ज़रूरत हो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना तथा पुनः उसे ले आना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो यहाँ जंतुओं और पादपों में परिवहन परिवहन पढ़ चुके हैं हम सब एसएसटी में। तो वहाँ से नहीं, आप जंतुओं में परिवहन किसका होता है? तो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, ब्लड का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, यानी रुधिर का परिवहन होता है। तो वो किस माध्यम से होता है, वो सारे चीज़ को इस चैप्टर में हम सब समझेंगे। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं मुन्ना। तो कहता है कि आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है। एकदम जरूरी है मुन्ना। जल, ऑक्सीजन भी जरूरी है, आवश्यकता होती है। उन्हें हम सभी पदार्थ को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है, अर्थात भोजन हो गया, जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सभी से प्राप्त ऊर्जा को कहाँ? विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है, ठीक है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन उस स्थान तक करना होता है। अर्थात परिवहन किए भोजन को कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच गए तो उसको उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन के स्थान तक, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों को उन परिवहन के स्थान तक पहुंचाया जाता है जहां से उसको बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। आगे, क्या आप जानते हैं कि यह कैसे संभव होता है? 7.1 एक चित्र में है ना। चित्र 7.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रहे हैं? एकदम दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए मुन्ना, ये है हृदय, जिसकी क्या है? आकार किसकी होती है? एक मुट्ठी की आकार की। जैसे आपका मुट्ठी है, पंजा है, और मुट्ठी बांध लीजिए। और ये मुट्ठी बांध के आप पता करेंगे ना, तो इसको जितना आपको धरा रहा है छाती पर धरिए और पता चले कि इतना है, तो इतना ही साइज़ का क्या होगा? आपका हृदय होंगे, जिसको हम हार्ट कहते हैं। सबसे व्यस्त अंग हार्ट होता है ना, जिसको शंख भी कहा जाता है ना। आगे देखते हैं, क्या हृदय और रक्त वाहिनियाँ। हृदय से ही देखिए विभिन्न एकदम जाल नुमा संरचना है जो इस लड़की में दिखाई दे रही है ना। यहाँ देखिए एकदम सभी अंगों तक पहुँचा है। ये नस जो है, रक्त वाहिनियाँ जो है, एकदम सभी कोशिकाओं तक पहुंचा हुआ है, या अर्थात एक जाल बनाया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियाँ, जिसके माध्यम से रक्त का परिसंचरण होता है या परिवहन होता है। अब यहाँ देखना है कि हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिवहन तंत्र कहलाता है। हो गया परिभाषा एक। क्या है मुन्ना? यहाँ से नोट कर लेंगे आप कि भाई हृदय और रक्त वाहिनियाँ दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? परिसंचरण तंत्र हो गया। परिसंचरण तंत्र हो गया। आगे देखते हैं मुन्ना। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं के परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम सब जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पादप के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़े मुन्ना। अब देखिए जंतुओं में परिसंचरण तंत्र कैसे होता है, अर्थात रक्त। सबसे पहला आपको क्या पढ़ना है? रक्त पढ़ना है। तो रक्त क्या है? तो मुन्ना, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। आप समझिए इसको, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी रक्त भी एक प्रकार की कोशिका है।
और जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। आप रुकिए 1 मिनट, हम नीचे देखिए, आपको हम समझाते हैं, फिर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आपको मैंने आपको अधिक से अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर किया है। देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले बात तो यहाँ होता है कि रक्त है क्या। तो रक्त एक प्रकार की कोशिका है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, यानी जिसे हम प्लाज्मा भी कहते हैं। यानी रक्त एक तरल संयोजी क्या है? ऊतक है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। और ये कब बनता है? ये एक प्रकार की कोशिका ही है। अब समझना, ये प्लाज्मा में बाबू 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जो प्लाज्मा है उसमें कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले तो आरबीसी हो जाएगा, फिर डब्ल्यूबीसी हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स हो जाएंगे, है ना। क्या बताया हमने? रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी ऊतक है जो बहुत सारे कोशिकाओं या जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और प्लाज्मा में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं और एक प्लेटलेट्स पाया जाता है। और ये जो प्लाज्मा है अर्थात कोशिका है अर्थात रक्त जो है वो तीनों का अलग अलग कार्य होता है। अब इसको समझिए आप। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ समझना है कि लाल रक्त कोशिकाएं, है ना, यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स। तो अब इसको समझना है कि तरल संयोजित तक है। तो आरबीसी का कलर लाल होता है, ये बेसिक सी जानकारी है। बट आरबीसी का कलर लाल होता है किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्यों? क्योंकि आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन अर्थात हीमोग्लोबिन नाम के लाल रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। अब आ गई बात कि भाई आरबीसी का आकार कैसा होता है, उन्हें दिखने में कैसा लगता है? तो वर्तुलाकार लगता है। ये देखिए कैसा है? वर्तुलाकार। तो इसको बोल सकते हैं ये कैसा आकार का होता है? तो वर्तुलाकार आकार की होता है। अब समझना है कि इसका आकार, इसका कार्य क्या है, आरबीसी का कार्य क्या है। तो आरबीसी का कार्य है मुन्ना ऑक्सीजन का परिवहन करना, अर्थात फेफड़े से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का अर्थात विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के विभिन्न कोशिकाओं से हृदय तक लाने का भी कार्य करता है। ओके, तो ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके माध्यम से? तो बोलेंगे आरबीसी के माध्यम से। तो आरबीसी के 4 गुण मैंने बता दिया। अगर आकार पूछे तो क्या मानेंगे? वर्तुलाकार है। रंग पूछे तो कैसा है? लाल है। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। एक बात और है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। हो गया मुन्ना, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, अब इसका आकार भी वर्तुलाकार हो गया। कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? फेफड़ा से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से परिवहन, सारे शरीर में परिवहन करता है। ऑक्सीजन भी लाने का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर के विभिन्न अंगों से हीमोग्लोबिन अर्थात हीमोग्लोबिन में मिलकर हृदय तक लाने का कार्य करता है, अर्थात ब्लड में मिलकर लाने का कार्य करता है। तो परिवहन हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। ओके, अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का अगर कलर बात करी जाए तो डब्ल्यूबीसी का कलर कुछ नहीं होता है ना, चिपचिपे साइज के होते हैं, है ना, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। अच्छा, तो इसका रंग नहीं होता है, इसका आकार भी अनियमित होता है। इसका आकार भी क्या होता है? अनियमित होता है। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा मुन्ना? इसका कार्य है संक्रमण से बचाना, अर्थात हमारे बॉडी के अंदर अगर हम खाते समय या किसी प्रकार के विशेष प्रकार के हमारे बॉडी के अंदर कोशिकाओं के अंदर एक एंटीबॉडी तैयार होता है ना, जिसको एंटीबॉडी तैयार करता है, अर्थात भी एक रोगाणु अगर जीवाणु हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहा है तो उसको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? तो वो हमारे डब्ल्यूबीसी के ही कार्य होता है। अर्थात रोगाणुओं से बचाने का कार्य कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? हमें रोग से बचाने का कार्य करता है, अर्थात रक्षा करने का कार्य करता है। रोग से बचाने के लिए शरीर के अंदर एंटीबॉडी निर्माण करता है जिससे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ओके, अब आ जाते हैं मुन्ना प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स, तो ये प्लेटलेट्स क्या है? ये विभिन्न एवं छोटे छोटे कोशिकाओं के बना होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है मुन्ना, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इसका कार्य क्या होता है? तो प्लेटलेट्स के कार्य क्या होता है कि शरीर के अंदर क्या होता है कि शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता, लेकिन
जैसे ही हमारे हाथ कट जाते हैं तो शरीर के बाहर एक क्लोटिंग आ जाता है, अर्थात रक्त का थक्का जम जाता है। तो ये रक्त का थक्का जमने का कारण किसके होता है? तो प्लेटलेट्स का ही काम होता है। हो गया, प्लेटलेट्स का ही काम होता है। वो चीज़ को मैंने पढ़ाया मुन्ना, अब आगे देखेंगे। हो गया, तो यहाँ हमने पढ़ रहे थे कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पहले तो क्या आता है? रक्त आता है, और दूसरा बात क्या होता है कि रक्त आता है, रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ अर्थात रक्त और ले जाने वाला, है ना। तो रक्त वाहिनी के कार्य भी करता है, किसी पदार्थों को ढोने का कार्य भी करता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए 2 प्रकार की वाहिनियाँ पाया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ हृदय की चित्र बनाया गया है। हृदय से चित्र से विभिन्न प्रकार की जालनुमाई संरचनाएं निकली है, जिसको हम क्या कहते हैं? वाहिनियाँ के नाम से जानते हैं, जिसमें रक्त प्रवाहित होता है और विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य करता है ऑक्सीजन को। तो ये हो गया आपका हृदय मुन्ना। ये हो गया सीरा। जो नीले रंग की जो संरचना है सारे, ये हमारे शरीर की विभिन्न अंगों तक फैला हुआ जाल है, उसको हम सीरा कहते हैं। और सीरा में क्या होता है मुन्ना? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। युक्त रक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उस रक्त का परिवहन कौन करता है? तो सीराएं करती है। ठीक। धमनी का कार्य क्या है? धमनी जो है ऑक्सीजन रहित, यानी ऑक्सीजन, जिस रक्त में ऑक्सीजन रुका होता है, अर्थात शुद्ध रक्त को प्रवाहित करने वाला कौन होता है? तो धमनियों द्वारा प्रवाहित किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं मुन्ना। आगे कहता है कि जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? ब्लड निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? ब्लड निकलता है। ओके, है ना। तो रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। मैंने बताया रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है ना, जिसे हम प्लाज्मा या कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, वो मैंने आपको बता दिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रवाहित होता है, जो कहाँ प्रवाहित होता है? रक्त वाहिनियों में ही प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। यही रक्त क्या होता है कि जब भोजन का पाचन हो जाता है तो उससे अवशोषित करके रक्त में मिल जाता है। ग्लूकोज वगैरह क्या होता है? रक्त में भोजन जो ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, तो वो शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करता है, छोटी आंत से शरीर के विभिन्न अंगों तक। अब देखिए, कहता फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर के कोशिकाओं तक ले जाता है। अर्थात सबसे पहले भोजन को अवशोषण करके ही रक्त ले जाता है, रक्त ही परिवहन करता है। और फेफड़े में जो ऑक्सीजन हम अंतः शोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं, उसको भी रक्त ही अपने अंदर मिलाकर कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य करता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए भी परिवहन करता है। अर्थात जो रक्त में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जो रहते हैं, उनको भी रक्त के माध्यम से ही बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं मुन्ना। कहता है रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। मैंने बताया था ये भी 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। देखिए 3 कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और एक प्लेटलेट्स हो जाता है ना, जिसे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। निलंबित का मतलब ये सारे के सारे तैरते रहते हैं, है ना, छोटे छोटे। ये देखिए कणिकाएं, जिसको मैंने बताया था ना, प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं निलंबित, जैसे लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स, ये सारे कोशिकाएं उसमें क्या रहता है? तैरती रहती है। अब एक पॉइंट छूट गया था कि भाई आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। जो हड्डी होता है, जोड़े होते हैं ना, जोड़े जहाँ पर घुटने टाइप के होते हैं, जहाँ ऊपरी सिरा पर, जैसे मान लिया हाथ की हड्डी है, दोनों तोड़ देंगे, तो यहाँ अंतिम सिरा, यहाँ अंतिम सिरा पर अस्थि मज्जा होता है, वहाँ पर ब्लड की निर्माण होता है। और बीच में क्या होता है? बीच में जो ये भाग हो गया, ये किनारे वाले भाग में आरबीसी, और ये बीच वाले भाग में क्या बनेगा? डब्ल्यूबीसी, और यहाँ आरबीसी का निर्माण हो गया। तो ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार के कण तैरते रहते हैं, लाल रक्त, श्वेत रक्त और प्लेटलेट्स। सबको कार्य मैंने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ एक सवाल पूछ रहा है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो मैंने बताया था उसमें हीमोग्लोबिन नाम की एक रक्त कणिकाएँ पाई जाती है जिसके कारण ब्लड का रंग क्या हो जाता है, लाल होता है। यानी लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती है जिसके कारण रक्त का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। कहता है कि रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जिसे लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी होती है, जिसमें एक लाल वर्णक पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों अंततः शरीर के अंतिम कोशिकाओं तक परिवहन करता है। किसको? ऑक्सीजन को। मैंने बताया था। चलिए, हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। इसको मैंने शुरू में ही बता दिया था मुन्ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। फिर आगे कहता है मुन्ना कि रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है। मैंने बताया था जिसे हम श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, WBC के नाम से जाना जाता है। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। यानी हमारे शरीर में खाने वक्त या किसी भी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर हानिकारक जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं जिससे हमारे अंदर रोग उत्पन्न होता है, उसे नष्ट करने का कार्य अर्थात रोगों से रक्षा करने का कार्य कौन करता है? तो WBC करता है ना। एक बात है यहाँ पर, फिर इसका अगला कण हो जाता है। इसको कुछ नहीं गिरा है, हाथ का टूट गया है जिसके कारण कट गया है जिसके कारण ब्लड निकल रहा है और रक्त का थक्का जम रहा है, वो चीज़ को समझा है। रक्त का थक्का बन जाना, उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाएं हैं जो हमारे हाथ काटते हैं और रक्त थक्का जम जाते हैं। किसके कारण? तो वो प्लेटलेट्स, जिसको हम पट्टिकानु के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब आगे देखते हैं मुन्ना। अगला कहता है रक्त वाहिनियाँ। वाहिनियाँ का मतलब ऐसा माध्यम जिससे रक्त प्रवाहित होता है, तो जिससे होकर रक्त बहता है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। सही बात है। आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़े अर्थात फुसफुस को, यानी फेफड़ा को ही फुसफुस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, आगे मिलेगा, हम भर देता है। ठीक, रक्त इस ऑक्सीजन को परिवहन शरीर के अन्य भागों तक करता है और ऑक्सीजन को भी रक्त ही अन्य भागों तक परिवहन करता है, ले जाने का कार्य करता है। आगे देखते हैं हम ना, इसमें क्या लिखा हुआ है जी। कहता है कि साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, माने रक्त जो परिवहन किया कोशिकाओं में किसको? ऑक्सीजन को, और वहाँ पर निर्माण हुआ कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी समझ लो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड है ना सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थ, जो वहाँ पर कोशिकाओं के बाहर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लिए कि ग्लूकोज कोशिकाओं के पास है ना, तो उसको ऑक्सीजन तोड़ेगा, तोड़ने के बाद वो तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करता है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ एक प्रकार के, और भी विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निर्माण होगा वहाँ पर, तो उस अपशिष्ट पदार्थ को भी रक्त ही, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को रक्त ही ले जाता। कहाँ? जहाँ से इसको निकाला जा सके। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो इसका मतलब किस गांव से होते हुए कहाँ पहुँचेगा? शरीर में, शरीर से फिर हृदय में, हृदय से फिर फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर ऑक्सीजन को हम बाहर निकाल देंगे। ओके, आगे देखते हैं मुन्ना। रक्त को वापस हृदय में ले जाता है, ठीक है, जहाँ से यह फेफड़ा में जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, जैसे कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, वो तो पहले चित्र में ही दिखा दिया था। एक धमनी और एक सीरा होते हैं। पहला धमनी हो गया और दूसरा क्या हो गया? सीरा। धमनी को क्या लाल से दर्शाया है और सीराएँ को क्या से दर्शाया है? नीला से दर्शाया है ना बाबू, नीला से दर्शाया है। तो धमनी में कौन रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त, और जबकि सीराएँ में क्या होता है? अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त बोले तो ऑक्सीजन जनित रक्त होता है, अशुद्ध बोले तो जिसमें कार्बन डाई युक्त होता है। ओके, अब समझेंगे हम सब धमनियाँ को। कहता धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाता है। धमनियाँ का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन रहित, है ना,
ऑक्सीजन रहित अर्थात उसी को बोलते हैं ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाने का कार्य करता है। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से होता है, अधिक दाब पड़ता है ना, धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से होता है, तो तेजी से जो चीज़ होगा तो उसमें दबाव पड़ेगा कि नहीं। मान लीजिए कोई नली है और नली जैसे पाइप में पानी ज़्यादा कर देते हैं तो तेज़ी से प्रवाहित होता है तो जोड़ पड़ता है कि नहीं उसकी दीवार पर, तो उसकी दीवार पर अधिक दाब पड़ता है, अतः धमनियाँ दाब पड़ेगा तो इसका मतलब वो फट भी सकता है। इसलिए उसको बनना चाहिए कैसा, मोटा, है ना, मोटा। तो इसलिए धमनियों की दीवार क्या होती है, मोटी एवं प्रत्यास्थ होता है, प्रत्यास्थ का मतलब जो फैल सकता है, फैलता भी है। चलिए आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। इसीलिए तो रक्तचाप नापा जाता है कि धमनी का रक्तचाप कितना होता है, अधिक होता है, तो कितना 120। शिराओं का कितना होता है, कम होता है, क्योंकि उसकी दीवार पतली होती है ना, है, जहाँ पर एक दिशीय होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है, यानी खून का एक दिशीय प्रवाह, तो एक दिशा से प्रवाह होता है वहाँ दबाव कम लगेगा, ध्यान रखना इसको। तो वहाँ क्या होता है, 80 होता है, रक्तचाप कितना होता है, 80। इसीलिए समान व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, 80/120 होता है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं मुन्ना। क्रियाकलाप 7.1 कहता अपने दाहिने यानी दक्षिण हाथ की मध्य एवं तर्जनी की उंगली के अपनी बाईं बाम कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको स्पंदन गति धक धक धम महसूस हो रहा है? एकदम महसूस होगा। डॉक्टर नस पकड़ता है, वैद्य लोग हैं, यहाँ स्पंदन क्यों होता है? तो रक्त को तेजी से प्रवाह होता है ना, तो वहाँ क्या होता है, रक्त तेजी से प्रवाह होने के कारण वहाँ पर धक 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 यानी नाड़ी करने लगता है, महसूस होती है। यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद अर्थात नब्ज कहलाता है, इसी को नब्ज कहते हैं, और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। इसमें रक्त बहुत तेजी से प्रवाहित है जिसके कारण वो धक धक करते रहता है। 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है? तो सामान्यतः 72 बार होता है। 1 मिनट में कितनी बार नाड़ी धड़कता है? 72 बार। वो सामान्य हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो कार्य पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं मुन्ना। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने थे? प्रति मिनट स्पंदन की संख्या स्पंदन दर कहलाता है, अर्थात 1 मिनट में जितनी बार धड़कता है उसके हम स्पंदन दर के नाम से जानते हैं। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 भी हो जाता है ना। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां नाड़ी स्पंदन अनुभव कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर लीजिए साथी के साथ नाम लिखिए, उसके स्पंदन दर को लिखिए। बेरक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाई युक्त समृद्ध रक्त को शरीर से सभी भागों से वापस हृदय में ले जाता है, यानी समझ लीजिए, धमनियाँ धमका कर ले गया और शिवानी सिसक कर ले आई। माने धमनी जो है हृदय से रक्त को विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों तक फैलाने का कार्य कर रहा है, लेकिन शिराएँ जो है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से कार्बन डाई युक्त रक्त को हृदय में वापस ला रहा है ना। वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाई युक्त समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से यानी कोशिकाओं तक जो पहुंचाया गया था वहां से वापस हृदय में लाई जाती है, उसे हम शिराएँ कहते हैं। समझ में आया? तो धमनियाँ धमका के ले गई और शिराएँ सिसक कर ले आई। आया समझ में? तो शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है और शिराओं में ऐसे बाल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित करता है। मैंने बताया था शिराएं क्या करती है, एक दिशीय प्रवाह होती है, उसमें किसी प्रकार की द्विदिशीय प्रवाह नहीं होती है, इसलिए उसमें बाल्ब लगाया जाता है ताकि इसमें ब्लड पुनः उस रास्ते से वापस लौट नहीं पाए। समझ गए बात को? इसीलिए बाल्ब लगा होता है जो रक्त को हृदय की ओर एक दिशीय प्रवाहित करता है। ओके, एक चित्र है मुन्ना, उसमें आप समझिए अब ध्यान से। अब ये देखिए हमारा जो परिवहन तंत्र था, है ना, परिसंचरण तंत्र में आपको ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहे हैं उसको आप समझिए, है ना। जैसे शिराएँ थे, धमनियाँ थी, है ना, तो उसको समझिए आप। तो यहाँ पर सबसे पहला मुन्ना, यहाँ जो चित्र को मैं कलर कर रहा हूँ वो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे मैं यहाँ कलर कर रहा हूँ, इसको दिस को कलर किया,
पीला रंग से, इसको पीला नहीं हरा रंग से कर देते हैं हम। ये हो गया हरा रंग से, हालांकि इसको ब्लू करना चाहिए क्योंकि ये ब्लू रंग की होती है, ठीक है। तो मैंने इसको कलर किया मुन्ना। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि ये हृदय है। हृदय में देखिए 4 कोष्ठ होते हैं, ये 4 भाग में बटे होते हैं, इसको आप ध्यान से देखना है। 4 भाग में बटे होते हैं, ये इधर और ये इधर, है ना। ऊपर वाला को आलिंद, नीचे वाला को निलय कहा जाता है। ऊपर आलिंद, नीचे तो निलय, यानी 2 आलिंद और 2 निलय। तो मानव हृदय के कोष्ठांग कितने होते हैं? हृदय के 4 कोष्ठांग होते हैं। ओके, तो वो चीज़ आपको नहीं पढ़ना, आगे देखेंगे वो चीज़ को। तो यहाँ पर मान लिए कि हृदय है, ये हमारा हृदय है। और ये हृदय में देखिए शुद्ध रक्त क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर रक्त होता है, पंपिंग करता है, हृदय हमेशा चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड जब जमा होता है फिर पंपिंग करता है, तो विभिन्न माध्यम में, परिवहन तंत्र के माध्यम से, रक्त वाहिनियाँ के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है। तो मान लिया कि यहाँ पंपिंग किया, मैंने सांस लिया, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन यहाँ आया, ऑक्सीजन मिला किसमें? ब्लड में, ब्लड में मिला। तो यहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन जब मिलता है तो यहाँ से शुद्ध रक्त मुन्ना धमनिया में होता है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त होता है, ऑक्सीजन जिसमें मिला रहता है, ऑक्सीजन जिसमें मिला रहता है। तो ऑक्सीजन जिसमें मिला रहता है उसको हम ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। तो ऑक्सीजनित रक्त वाहिनी, यानी ऑक्सीजनित रक्त का मतलब रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो जब ऑक्सीजन मिला होता है शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त कहाँ प्रवाहित होता है? धमनियों से कहाँ प्रवाहित होता है? शरीर में, विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों तक, अर्थात कोशिकाओं तक शरीर में प्रवेश करता है शुद्ध रक्त। किसके माध्यम से? धमनी के द्वारा। अब यहाँ से धमनी, ये धमनी के एकदम पतली 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 क्या होते हैं? सिराएं होते हैं। जैसे गाल पर गोर हो जाएगा, गोर आदमी को देखिए तो पतली 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 सिराएं होती है। ये सिराएं जो होता है किससे जुड़ा होता है? ये केशिकाएं, जिसको केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं जो जुड़ी होती है सिराओं से जुड़ी रहती है। देखिए जुड़ा है ना, ये वाला पतली पतली नस होती है जिसको हम क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। और इस केशिकाएं से किसमें जुड़ा रहता है? माने सिराएं और केशिका, सिराएं और धमनियां दोनों किसके माध्यम से जुड़ी रहती है? केशिकाएं के माध्यम से। अब यहाँ से देखिए आई पहुँच गया कहाँ तक? कोशिका तक, लास्ट कोशिका तक रक्त, शुद्ध रक्त पहुँच गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से शुद्ध रक्त जैसे यहाँ पहुँचा सिराओं के पास, तो यहाँ ऑक्सीजन में जो अंतिम कोशिका तक पहुँचेगा तो वहाँ ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का विखंडन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा रक्त में, तो वो रक्त हो जाएगा कोची? अशुद्ध। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त जो है, देखिए ये देखिए किसके माध्यम से? सिराओं के माध्यम से। किसके माध्यम से? सिराओं के माध्यम से वापस कहाँ जा रहा है? हृदय में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हृदय में। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। तो धमनियाँ धमका कर ले गई और शिवानी सिसक कर ले आई, अर्थात सिराएं सिसक कर ले आई, है ना। तो धमनिया में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। सिराएं में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो आगे पहुँच जाते हैं। ये केशिकाएं ना होती है, इतनी पतली होती है कि केवल एक बार में एक ही कोशिका के कण प्रवाहित होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मुन्ना। जब वापस फिर से हृदय में आ गया मुन्ना, तो फिर इसका स्पंदन होगा। और स्पंदन का मतलब दबाव यहाँ पड़ेगा रक्त पे। जैसे ही दबाव पड़ेगा तो ये देखिए यहाँ से एक फिर रक्त वाहिनी पर निकला है, जिसका नाम क्या है मुन्ना? फुसफुस धमनी। अब धमनी आ गया तो ध्यान रखना है, क्योंकि पहले मैंने जाना था कि धमनी में क्या होता है कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ऑक्सीजन जनित होता है, लेकिन यहाँ तो अशुद्ध रक्त है। यहाँ आया फेफड़ा में, इस बल्ब में। अब यहाँ से अशुद्ध रक्त क्या होता है? शुद्ध होने के लिए वो कहाँ? फुसफुस में जाता। मेन फुसफुस, फुसफुस बोले तो फेफड़ा में जाता। फेफड़ा को ही क्या कहा जाता? फुसफुस कहा जाता। यहाँ से शुद्ध होके फिर वापस इस फेफड़ा से होते हुए फिर शुद्ध रक्त अर्थात सिराओं, फुसफुस सिराओं से होते हुए कहाँ पहुँचता है? वापस हृदय में पहुँच जाता है। तो मैंने सुना था कि आप कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने सुना था कि धमनियाँ जो है शुद्ध रक्त को कहाँ तक? शरीर के विभिन्न, हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। और शरीर से अशुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजनित, अर्थात ऑक्सीजन रहित, अर्थात कार्बन डाई युक्त ब्लड को क्या करता है? सिराएं शरीर के विभिन्न हिस्सों से
हृदय में लाता है और हृदय से वापस फिर वो फेफड़ा में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। किसके द्वारा? तो फुसफुस धमनी के द्वारा, है ना, अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली है। अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली। अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला रहता। तो कौन मिला रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से जैसे ही यहाँ फुसफुस धमनी बन गया तो इधर फुसफुस सीरा। अब ये सीरा में क्या होगा? मैंने समझा था कि सीरा में तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन केवल एक ऐसे सिराएं हैं जो हृदय फेफड़ा से आता है। कहाँ? फेफड़ा से हृदय में आता है, वो हमें अशुद्ध रक्त प्रदान करता है। केवल एक ऐसे धमनियाँ भी हैं जो हमें हृदय से जुड़ा हुआ रहता है। किसके? फेफड़े में, जो हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में पहुंचाता है। फिर यहाँ ऑक्सीजन, जैसे ही सांस लेंगे ऑक्सीजन मिलेगा, शुद्ध करेगा फेफड़ा और शुद्ध करके वो सिराओं के माध्यम से हृदय में चला जाएगा। ये हो गया मानव हृदय, फेफड़े तथा शरीर में ब्लड का परिवहन, परिसंचरण तंत्र। मैं आपको समझाया, आपको समझ में आया हो। ओके, तो यहाँ पता चला कि आपको धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों से विभाजित होता है, जिसे हम केशिकाएं कहते हैं। मैंने बताया था धमनियाँ एवं शिराएं दोनों क्या होता है। मान लिए कि ये मेन ध्वनियाँ हो गया, धमनी हो गया, और ये उसके केशिकाएं हो गया। और ये केशिकाएं किसका हो गया? किसका हो गया बताइए आप? ये हो गया सिराओं के। और दोनों जहाँ जुटता है उसको हम केशिकाएं, पतली पतली केशिकाएं। इधर से शुद्ध रक्त गया, यहाँ पर अंतिम कोशिका तक जो ग्लूकोज होता है, विभिन्न प्रकार के भोजन के अवशोषण के बाद जो वहाँ से प्रोटीन प्राप्त होता है, विटामिन वगैरह, उसको तोड़ने का कार्य, अर्थात भोजन को तोड़कर यहाँ जैसे ही तोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को सिराएँ ले लेती है और लेकर वापस हृदय में पहुँचा देता है मुन्ना। हाँ, हृदय से फिर क्या निकलता है? फुसफुस धमनियाँ निकलती है। कौन निकलती है? ले जाने का कार्य। फिर हृदय में पहुंच गया तो यहाँ से तो भी ले जाएगा ब्लड, तो हृदय से ले जाएगा, तो ले जाने का काम कौन करती है? धमनियाँ, है ना। तो धमनी ले जा रही है तो कैसा ब्लड? तो इसको हम बोलेंगे फुसफुस धमनी, जो कैसा है? तो खराब ब्लड को ले जाता है वापस कहाँ? फेफड़ा में। फिर फेफड़ा से दूसरी फेफड़ा में पहुंच जाएगा, फिर यहाँ से हृदय में पहुंच जाएगा, और हृदय से फिर कहाँ पहुंच जाए? धमनी में पहुंच जाएगा। हो गया खत्म कहानी। तो ये दोहरी परिसंचरण तंत्र 2 बार इसे गुजरता है, इसलिए इसे हम दोहरी परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते भी हैं। धमनियाँ छोटी छोटी महाकाएं से जुड़ी जैसी केशिकाएं कहते हैं। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर सिराओं को बनाती है, जो रक्त को हृदय में ले जाती है। मैंने बताया। फिर अब देखिए, भ्रमित हूँ, मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन रहित हो जाता है। वो मानते हैं मुन्ना, लेकिन कहाँ से? ये हृदय से। कहाँ से? हार्ट से, HERT, हार्ट से मुन्ना, हार्ट से ले जाता है। बट यहाँ देखिए, हार्ट से अगर वापस फेफड़ा में जा रहा है तो इसका मतलब अशुद्ध रक्त भी ले जाता है। तो वो सही है आपका कहना। पहली ने समझा कि फुसफुस धमनी, देखो फुसफुस धमनी, जैसे ही फुसफुस धमनी के बात आया तो फुसफुस धमनी में क्या जाएगा? धमनी ले जाएगा, लेकिन कैसा? अशुद्ध रक्त। ऐसा नहीं कि केवल शुद्ध ही जाता है, क्योंकि फेफड़ा को भी तो शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, वो भी तो जीवित रहना चाहती है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, तो वहाँ शुद्ध भी रक्त जाता है, जैसे मैंने बताया था। हृदय में रक्त ले जाती है, धमनी में हृदय में रक्त ले जाती है, इसलिए इसे सीरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं, है ना। यह कार्बन डाइऑक्साइड अस्मिर्द रक्त को फेफड़े में ले जाती है। मैंने बताया था फुसफुस सीरा ऑक्सीजन अस्मिर्द रक्त को फेफड़ा से हृदय में वापस ले जाता है। मैंने बताया भी था आपको। रक्तदान पढ़ लीजिए। रक्तदान महादान कहा जाता है जी। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोगों अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित एवं दर्द रहित होता है। हानि रहित मतलब हानि उससे नहीं होता, रक्तदान कीजिएगा तो हानि नहीं होती है, समझ गए बात। दर्द भी नहीं होता है, जो कई अनमोल जान को बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंक में विशेष देखभाल के साथ रखा जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे हृदय को, स्पेशल हृदय को। मैंने बताया था हृदय कितने कोष्ठांग से? 4 कोष्ठांग से बने होते हैं, जो 4 बल्ब में बटे होते हैं। ऊपर को क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं, और नीचे को निलय, अर्थात 2 आलिंद और 2 निलय में बटा हुआ रहता है। ओके, आगे विभिन्न अंगों को हृदय के स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसी के साथ
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार के पढ़ाने में दिक्कत हो तो आप हमें सुझाव दें कमेंट में। मैंने बताया था कि क्लास 10th है ना 9 एवं 10th का फ्री सेशन चल रहा है मुन्ना, बिल्कुल फ्री। आप टॉपर बनाने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके।